अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मार्जिन एब्जॉर्प्शन में एक प्रोसेस मिक्स वाला सवाल दिया था ऑटम 19 का। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन मैंने दिया था और ये कहा था कि जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये आपको जिस पैटर्न पे पढ़ाया है उसी पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो वही देख लीजिएगा। करने के बाद आई के पहले भी सही है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है जो थोड़ा बहुत है इसमें। मेरे ख्याल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है जो मैंने उस दिन क्लास में सवाल कराया था, जिसमें इस साल की फिगर्स दी हुई थी और फिर पिछले साल की फिगर्स निकाली थी। मतलब ये कहा था कि इस साल की फिगर 10% हायर है तो 1.1 से डिवाइड किया था, इस साल की फिगर 5% हायर है तो 1.05 से डिवाइड किया था। वही पॉइंट था इसके अंदर। बाकी जो करंट पीरियड कॉस्ट हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई थी। कन्वर्जन वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग क्यों किया है? अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन था। मैंने बोला बेशक ज़रूर था कि डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन डायरेक्ट लेबर नहीं था, तो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स मिला के चलने में कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल में वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर दोनों ही आने, तो इसलिए कन्वर्जन वेरिएबल एक कर लिया और कन्वर्जन फिक्स्ड अलग कर लिया। फिक्स्ड क्यों अलग कर लिया? एब्जॉर्प्शन की वजह से। एक ये पॉइंट था इसके अंदर। बाकी मुझे एज सच को पॉइंट लगा नहीं है, वही सारी वर्किंग्स जो आपको सिखाई थी वही बनाई हुई है। मैंने सोल्यूशन इसका दिया था बिल्कुल वैसे ही, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वैसी ही बनाई जैसी सिखाई हुई है। इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, वो भी मार्जिन एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग यूनिट्स का स्केड्यूल बनाते ही हैं ना, कि ओपनिंग कितना था, बेचा कितना, बनाया कितना, तो वहाँ से प्रोड्यूस निकालने पड़ेंगे। प्रोड्यूस यानी आउटपुट, तो वही आउटपुट इधर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया हुआ है। और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी वैसे ही है जैसे सिखाया हुआ है। तो इसमें सिर्फ नई बात ये थी कि आपको पर यूनिट कॉस्ट ईपी बना के निकालनी पड़ेगी, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो भी फिर प्रोसेस में जो सिखाया था, चाहे आप ऐसे कर लें जैसे मैंने वर्किंग 3 में मेन किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, चाहे ऐसे कर लें, चाहे वो जो प्रोसेस में दिखाया था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, चाहे वैसे कर लें। मैंने वर्किंग 3 में दोनों करके दिखाए हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फर्क सिर्फ इतना है कि कन्वर्जन कॉस्ट में अगर मार्जिनल है तो सिर्फ वेरिएबल ले लेना, और अगर एब्जॉर्प्शन है तो फिक्स्ड भी ले लेना, बस। चलें, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ख़त्म, उसके बाद मैंने वेरिएंस शुरू किया था और वेरिएंस में डायरेक्ट मटेरियल बता चुका था, और डायरेक्ट मटेरियल का एक सवाल भी दिया था। उस सवाल का आंसर सुन लें। प्राइस वेरिएंस 50-800 पॉजिटिव, ठीक है। 50800 पॉजिटिव। यूजेज वेरिएंस नेगेटिव 12,000, ठीक है। और टोटल इनका 38,800। अच्छा, अब इसमें टोटल में जिनको जो मसला हो सकता है वो ये हो सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया। चले नहीं दिया, एक को जीरो मान लें। अच्छा, किसको जीरो मानेंगे? जो परचेज्ड है वो यूज्ड से ज्यादा है। देखें, जितना हमने परचेज किया है वो यूज्ड से ज्यादा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बचा होगा। जितना खरीदा हमने इस्तेमाल नहीं किया सारा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लोजिंग होगा ना। ये हो ही नहीं सकता कि क्लोजिंग जीरो हो, तो इसलिए क्लोजिंग तो डेफिनेटली है। ओपनिंग जीरो अज्यूम कर लें फिर, तो ओपनिंग जीरो अज्यूम कर लें, बाकी 400 क्लोजिंग होगा। यही एक मसला उसमें हो सकता है, बाकी तो फार्मूला ही लगाना था। चलें अब आगे चलते हैं। अब आते हैं लेबर पे।
क्या जी? 1400? चार सौ ही कम है ना। हम्म। 1400 कैसे? अच्छा। 400 है क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए, अब मैं डायरेक्ट लेबर के वेरिएंसेस बता रहा हूं। मटेरियल किया था कल, अब डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है आइडल आवर्स का। आइडल आवर्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मतलब होते हैं। जनरल मतलब ये है इसका कि फारिग टाइम, लेबर का फारिग टाइम। आइडल आवर्स का मतलब है फारिग टाइम, जब वो फारिग हैं। अब वो फारिग क्यों हैं, ये डिपेंड करता है कि फारिग क्यों हैं। उनके पास काम नहीं है या गप्पे लगाने बैठ गए हैं। तो इसमें हम लोग जो वेरिएंस में अब ये आइडल आवर्स पढ़ने लगे, और आगे भी जब मैं आइडल आवर्स पढ़ाऊंगा, तो आइडल आवर्स का मतलब है वो आवर्स जिसमें हम लेबर से काम नहीं ले सके। क्यों? जैसे अभी इस वक्त आपने शायद गौर किया हो, लाइट ब्लिंक की थी, या कभी कभी ऐसा होता है एकदम से लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद वो वीडियो पॉज करके फिर जब लाइट आती है तभी आपको ऑन मिलती है। लेकिन लाइट जाना बहुत नॉर्मल है। तो हो सकता है हमारे जो वर्कर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, जो फुटबॉल सी रहे हैं, कपड़े सी रहे हैं, जूते सी रहे हैं, उसके लिए लाइट ज़रूरी है। लाइट चली गई और जनरेटर भी सही नहीं चल रहा, या जनरेटर चलता भी है तो स्विच ओवर के लिए, या फिर लाइट आती है तो जनरेटर से वापस मेन के लिए। अगर दिन में लेबर 8 घंटे बैठा काम कर रहा है, लेकिन लाइट आने जाने की वजह से 1 घंटा वो फारिग बैठ गया, हम काम ही नहीं करवा सके ना उससे। हमने इन्वायरमेंट जो था, जो उसको जरूरी रिसोर्सेज देने थे, वो नहीं दिए। तो वो जो 1 घंटा फारिग बैठा रहा, ये आइडल टाइम है। दोबारा सुन लें, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, या आपने अगर हाँ, ये तो चीज़ है ऑब्जर्व की हो बॉयज़ ने, कि जब तंदूर पे कभी रोटी लेने गए हो आप, तो वो जो रोटी लगा रहा है तंदूर के अंदर, उसको रोटी बेलने वाला रोटी बेल के देगा तो वो लगाएगा ना। फिर इसी तरह जो रोटी का पेड़ा बेलने वाला है, उसको को पेड़ा बना के देगा तो वो पेड़ा बेलेगा ना। और जो पेड़ा बना के देने वाला है, उसको आटा गूंदा हुआ मिलेगा तो वो पेड़ा बनाएगा। अब ये सब कनेक्टेड है। अगर दरमियान में कहीं आटा गूंदने वाला जो था वो कहीं स्लो हो गया, और वो भी आटा गूंद रहा है, या फिर जो पेड़े बनाने वाला था वो अभी स्लो स्लो काम कर रहा और पेड़े जितने बने हुए थे वो लग चुके हुए हैं, तो बेलने वाला और तंदूर में रोटी लगाने वाला, ये दोनों फारिग खड़े हुए हैं। फारिग खड़े हुए गप्पे लगा रहे हैं, मतलब इसलिए फारिग खड़े हैं, सूटे लगाने चले गए। इसलिए फारिग खड़े हैं कि जो काम का फ्लो था वो उन तक अवेलेबल नहीं हो रहा, तो इसको आइडल टाइम कहते हैं। डायरेक्ट लेबर में भी आगे केसेस हैं। एक केस ये है कि जितने घंटे लेबर ने काम किया और जितने घंटों के उसको पैसे दिए, ये दोनों बराबर है। दैट इज नो आइडल टाइम। जितने घंटे लेबर ने काम किया और जितने घंटे के हमने उसको पैसे दिए, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये जितने घंटे के पैसे दिए, इससे क्या मुराद है? देखें, अगर हम एक वर्कर को 8 घंटे की शिफ्ट पे काम करने के लिए हायर कर रहे हैं कि तुम्हें 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, उस 8 घंटे में से अगर आधा 1 घंटा हमारे मटेरियल अवेलेबल ना होने की वजह से या लाइट ना होने की वजह से वो वर्कर काम नहीं कर सका, तो उसके पैसे काट लें हम, उसका थोड़ी कसूर है। तो उसको तो 8 घंटे के पैसे देने हैं, आवर्स पेड, और उनमें से जो आधा घंटा वो काम नहीं कर सका, तो आवर्स वर्कड कितने हैं? 7.5, ये आवर्स वर्कड है।
तो केस 1 ये है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी टाइम कोई जाया नहीं हुआ। ये केस 1 है कि टाइम जाया नहीं हुआ। जिस तरह कल फार्मूले मैंने बना के दिए थे, तो इसके भी फार्मूले बना के देता हूं। एक मिसाल से समझाता हूं। स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर लिखा हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए जो डायरेक्ट लेबर है उसके 4 घंटे लगेंगे, और ये जो लेबर है ये हमें 50 पर आवर पे मिलेगा। ये हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ था। जबकि एक्चुअल फॉर द ईयर ये हुआ कि यूनिट्स बनाए हमने, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 3000 यूनिट्स, और इन 3000 यूनिट्स को बनाने के लिए जो लेबर आवर्स लग गए वो लगे 11200, और जो हमें एक्चुअल लेबर मिला वो मिला हमें 70 रुपए पर आवर पे। जैसे बिल्कुल कल मटेरियल सॉल्व किया था ना, अगर वो समझ आ गया है तो बाकी भी आगे मेन अप्रोच वही है। जितने यूनिट्स बने उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? एक यूनिट बनना है तो कितने रुपए लेबर कॉस्ट आनी चाहिए? 200 रुपए। 3000 यूनिट्स बने तो कितनी आनी चाहिए थी? 6 लाख। या इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक यूनिट बनता तो कितने घंटे लगने चाहिए थे? 4। 3000 के लिए कितने लगने चाहिए थे? 12000। तो 12000 घंटे लगने चाहिए थे और 1 घंटा 50 रुपए के रेट पे होना चाहिए था। जी कितना? 6 लाख। इतना खर्चा होना चाहिए था। जबकि एक्चुअली कितना हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि 11200 आवर्स लग गए और 70 रुपए पर आवर में लेबर मिला। जी 784,000। तो 184,000 का एडवर्स वेरिएंस आ गया। ये हमने लेबर कॉस्ट निकाली है ना, इसको कहते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। अब इसको तोड़ते हैं। क्या वजह है कि हमें लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ी? 2 वजह हैं। आवर्स में भी फर्क आया और रेट में भी फर्क आया। मटेरियल की प्राइस थी, लेबर का रेट है। ये टर्म इस्तेमाल होती है। मटेरियल के लिए भी रेट का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बस उसके लिए मटेरियल का प्राइस का वर्ड यूज होता है, लेबर के लिए रेट का वर्ड यूज होता है। मटेरियल की प्राइस थी और दूसरी क्या चीज थी? क्वांटिटी। तो मटेरियल के लिए क्वांटिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है, लेबर के क्या है? आवर्स। लेकिन आवर्स की बजाय एक और टर्म इस्तेमाल होता है
अभी लिखता हूं। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो पता ही चलेगा कि फर्क रेट की वजह से भी आया, आर्स की वजह से भी आया। अगर हम आर्स का फर्क देखना चाहें तो हम रेट चेंज होने को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। हम ये देख लेते हैं कि अगर रेट चेंज ना होता यानी 50 रुपए ही रहता तो आर्स में कितना फर्क आया। कितने आर्स लगने चाहिए थे, रेट वही 50 रुपए, और कितने आर्स लगे, रेट वही 50 रुपए। आर्स का फर्क आ जाएगा। ये क्या लगता है नाम से, क्या लिखा मैंने, स्टैंडर्ड आर्स। क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कल क्या पड़ी थी, जो एक्चुअली प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे। ये क्या होगा, जितनी प्रोडक्शन एक्चुअली हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने टोटल आवर्स लगने चाहिए थे, आवर्स। और ये क्या एक्चुअली कितने लगे, ये क्या है, कौन सा, 50। कितने आवर्स लगने चाहिए थे, 12,000। 50 रुपए वाले कितने आवर्स लग गए, 11,250 वाले। अच्छा अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने देखा कि आर्ट्स की वजह से कितना फर्क पड़ा, और चूंकि सिर्फ आर्ट्स का फर्क देख रहा था तो मैंने प्राइस चेंज इग्नोर कर दिया। ऊपर वाले का आंसर, नीचे वाले का आंसर 560। तो 40,000 का हमें फायदा हुआ, यानी वर्कर्स ने अच्छा काम किया, टाइम बच गया हमारा, उससे फायदा हुआ है हमारा, फेवरेबल। अब देखते हैं रेट की वजह से क्या हुआ। अच्छा अब चूंकि हम आर्ट्स का फर्क निकाल चुके, अब यहां से आगे चलते हैं। आर्ट्स ज्यादा लगने थे लग गए, कम लगने से लग गए, ठीक है। जितने लगे अब उनमें रेट का क्या फर्क पड़ा, तो जितने आर्ट्स एक्चुअली लगे उन पे कितना रेट लगना चाहिए था और उन पे कितना रेट लगा। 11,200 पे 50 रुपए लगना चाहिए था, जबकि 11,200 पे 70 रुपए लगा। और इन दोनों को ऐड करें तो वो जो लेबर कॉस्ट में वेरिएंस आया उसमें रेट की वजह से कितना था, इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस। और वर्कर्स के काम जल्दी या सुस्ती से करने की वजह से कितना फर्क आया। अब इसको लेबर आवर्स वेरिएंस भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मशहूर नाम है इसका वो ये है कि लेबर का अच्छा काम करना या बुरा काम करना, ये लेबर की एफिशिएंसी कहलाती है, तो इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है ये फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले पेज पे ही देखिए, एंड पे, पहले पेज के एंड पे नोट्स में लेबर के वेरिएंसेस लिखे हुए मैंने। केस वन का मतलब है आवर्स वर्कड और आवर्स पेड बराबर हैं, और उसमें देखिए ये फार्मूले लिखे हुए। और ये जो आगे डब्बा बना के एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्फाबेट्स क्या हैं वो भी देख लें। एस आर यानी वो 50 रुपए पर आवर, ए आर 70 रुपए पर आवर, ए एच जितनी हमने प्रोडक्शन की उसके लिए एक्चुअल कितने टोटल आवर्स लगे। टोटल, ये जो ए एच और एस एच है ना ये टोटल है, और एस एच क्या है, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई स्टैंडर्ड के मुताबिक टोटल कितने आवर्स लगने चाहिए थे। अच्छा कल मटेरियल पढ़ाते हुए मैंने एस क्यू निकाला था, अभी लेबर पढ़ाते हुए मैंने एस एच निकाला है। ये एस एच और एस क्यू जो है ना, इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी अक्सर रहती है। अगर आपको लगता है कि आप ये फार्मूला याद करके काम चला लेंगे तो
एक्चुअल आउटपुट इनटू ये जो स्टैंडर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, चार इंटू 3000, जो कार्ड के ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी हुई है इनटू एक्चुअल आउटपुट, ये करके मैंने 12000 निकाला। जो कार्ड के ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी लिखी हुई है इनटू जो एक्चुअली यूनिट्स बनाए, ये है एस क्यू या एस एच। कल वाले फार्मूलों की बात करूं तो एस क्यू, आज करूं तो एस एच। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने एक्चुअली यूनिट्स बनाए उनके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक टोटल कितने आवर्स लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, जिस तरह मैंने कल भी आपको कहा था कि आप को वैरायटी नाम भी बताया करूंगा, जिस तरह मैंने प्राइस वेरिएंस में एक हाईलाइट करवा के क्या नाम लिखवाया था, तो ये क्या है, ये क्या है, ए एच इंटू ए आर क्या है, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। तो इसको आप ऐसे करके अपने नोट्स में एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर लिख लें, ए आर इंटू ए एच, एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। रेट वेरिएंस में ये जो ए आर इंटू ए एच आ रहा है, ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर है। ये फार्मूले याद करने, अभी याद करने हैं, अगस्त सितंबर में नहीं, फिर नहीं होंगे याद, अभी करने हैं याद। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, फिर भी याद करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये पेपर के प्रेशर में इधर उधर हो जाता है। फिर अगर आप पेपर के प्रेशर में बैठ के कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं याद आ रहा होगा, फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आम हालात में कॉन्सेप्ट होना और बात है, और पेपर में बैठ के सब याद आना और बात है। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करें, लेकिन याद किया करें। आप रिस्क नहीं ले सकते पेपर में। ठीक है, केस 1, चलें एक सवाल ही करते हैं। नोट कर लिया? ये मैं आपको मिसाल से फार्मूले ड्राइव करके देता हूं, और उसके बाद फिर फार्मूले जो लिखे हुए हैं वो लिखे तो मैंने यही हुए हैं, तो आप वहां से याद कर लें। अच्छा हाँ, एक और बात याद आई। आप में से ना कोई काबिल बच्चा ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने ये फार्मूला, ये तो मुझे बोर्ड पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वरना नोट्स में फार्मूला आपके सामने ये वाला ऐसे लिखा हुआ है, ए एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, अब उसमें से कोई काबिल बच्चा ये हो सकता है, ओ यार सर को नहीं पता था, ये कॉमन लेके बड़े आराम से हो जाता है। मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि लेबर के जो आपको आर्स और ये जो एक्चुअल रेट दिए हुए हैं, ये 2-3 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ आर्स 40 रुपए पे मिले थे, कुछ आर्स 42 रुपए पे मिले थे। दोबारा सुने, टोटल 11,200 आवर्स काम हुआ, तो 50 को तो 11,200 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन 11,200 में से एक्चुअली 7,000 पे 70 रुपए मिले थे, और बाकी जो 4,200 उन पे 75 रुपए मिले थे। अब कॉमन लेके कैसे करेंगे? तो इसलिए आप अलग ही रहने दें इनको। एक और वजह, ये आपको हो सकता है कैलकुलेट ही ना करना पड़े, आपको वैसे ही सवाल में एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर दी हो, तो उसको यहां लिख लें। तो इसलिए आप अलग अलग ही याद कर लें, बेहतर, लेकिन याद करना है। और एक और बात, लास्ट टाइम ना, ये लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था पैक में, तब एक बच्चे ने ऐसा किया था, शायद वेरिएंस में ही किया था, मुझे शायद वेरिएंस ही याद पड़ रहा है, कि उसने किसी और टीचर के बने हुए कोई फार्मूले
ग्रुप में शेयर कर लिए। देखें बेटा, अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो फिर उस टीचर से पढ़ें। होता क्या है, स्टूडेंट दोस्तों की बातें सुनते हैं। देखें, आपने मुझसे पढ़ा, मेरे सारे लेक्चर लिए, अब आपको अगर पूरी तरह नहीं भी समझ आई, फिर भी कच्चा कच्चा तो जहन में है ना। आपका कोई दोस्त जो टीचर ABC से पढ़ रहा था, उसने उन्हीं से पढ़ा और उसकी उनसे फ्रिक्वेंसी मैच हुई और उनको टॉपिक आसान लगा। आपने चूंकि मुझे पूरा सुना नहीं था, कभी लेक्चर छोड़ देते थे, कभी इधर उधर लगे रहते थे, आपने मुझे आधी पौनी बातें सुनी है, आपको ये मुश्किल लग रहा है। आप दोनों दोस्त मिलते हैं, वो दोस्त कहते हैं वेरियंस यार जो तो बड़ा आसान है। नहीं यार बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं बड़ा आसान है, मैं तो अपने टीचर के नोट्स देता हूं। वो आपको अपने टीचर के नोट्स पकड़ा देता है। फायदा होगा नुकसान होगा? उसने जिनसे पढ़ा था उनसे सुन सुन के पढ़ा था। जो उसके सामने नोट्स हैं वो नोट्स सेल्फ स्टडी नहीं थे, उन नोट्स में टीचर की आवाज भी शामिल थी, टीचर का समझाना भी शामिल था, और उसकी टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच होना भी शामिल था। इन सब के मिलने के बाद उसको लगा कि हाँ ये वाला आसान टॉपिक है। अब आप उसके सिर्फ नोट्स लेंगे जब, तो आपके कानों में बातें मेरी हैं, वो भी आधी पौनी, उन टीचर की तो बातें हैं ही नहीं, नोट्स आपने उन टीचर के सामने रख लिए हैं। अब आपका दोस्त कह रहा है ये आसान है, आप कह रहे हैं अच्छा आसान है तो कोशिश तो मैं करता हूं, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो जब टीचर से आप पढ़ते हैं, या तो ये कि आप उससे पढ़े ही ना, लेकिन जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उस पर भरोसा किया करें, और जो उसने समझाया पढ़ाया उसी पे कोशिश करके उसी को फॉलो करने की कोशिश किया करें। जब बीच में छोड़ के आप किसी और टीचर के नोट्स याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर बेटा कंफ्यूज रहेंगे आप। वेरिएंस में खास तौर पे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे फार्मूले बना के दिए हैं, आपको ये फार्मूले हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट एब्रीविएशंस के साथ किसी और टीचर के बने हुए नोट्स मिल जाएं। क्यों कंफ्यूज होना चाहेंगे? तो आपको जो पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स दिए हैं, इनको फॉलो कर लें, ना दूसरों को खराब करना कि छोड़ यार तू ये वाले नोट्स ले, उनको उनके टीचर से पढ़ने दें, और ना उनके नोट्स खुद लेके खुराफात में पढ़ना। तो आपने इन फार्मूलों को, इन नोट्स को अच्छी तरह याद करना है। अच्छा जी, सवाल लिखें। स्टैंडर्ड कर लेते हैं। दो सौ, स्टैंडर्ड रेट 200 पर आवर, यूनिट्स बनाए हमने 4000, और आर्स लगे 14,800, और लेबर रेट था 2.5% लोअर देन स्टैंडर्ड। अच्छा, इस सवाल को देख के कैसे पता कि ये केस 1 है? एक तो ये कि अभी करा रहा हूं तो केस 1 ही होगा, और वरना आइडल टाइम का जिक्र हो जाता, नहीं तो पेड अलग से बता देता, वर्क और नजर आ रहे होते, पेड और नजर आ रहा होता, नहीं है तो बस ठीक है, वर्क पेड बराबर है। चलें, ये डाटा है और ये तीनों फार्मूले निकालें।
है नहीं, सैलरीज पेड पे ही होंगी। आवर्स पेड हैं ही वो जिनके पैसे दिए गए हैं। ठीक है, जितने घंटे वो काम के लिए मौजूद हैं। वर्कड वो हैं जितने घंटे उन्होंने वाकई काम किया। हाँ जी, केस 1 में टाइम ज़ाया नहीं हुआ उनका। हम्म, ये वही केस है। नहीं नहीं, देखो नहीं, उन वो जितने घंटे ड्यूटी पे मौजूद हैं ऑफिशियली, उनको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। ये है आवर्स पेड। उनमें से कितने घंटे वो काम नहीं कर पाए क्योंकि लाइट नहीं थी, मटेरियल नहीं पहुंच रहा था, ये आइडल आवर्स हैं। अगर हमने इसका कोई हिसाब नहीं रखा हुआ तो फिर उन्होंने उतनी देर काम किया जितनी देर के लिए उनको पैसे दिए थे, तो फिर आवर्स पेड बराबर है। लेकिन अगर आइडल टाइम का हिसाब रखा, अगर हमें पता है जी 2 घंटे तो बिजली बंद रही है, पैसे देंगे उन 2 घंटे के, फिर हमें पता चल रहा है कि अच्छा 2 घंटे बिजली बंद रही है, इसका मतलब वर्क जो है वो 2 घंटे कम है।
हाँ जी, डन। अच्छा जी, इसके आंसर देख लेते हैं। रेट वेरिएंस 74,000 पॉजिटिव, एफिशिएंसी वेरिएंस 240,000 पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ये फिगर्स देख लें। कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते, एमसी उसमें FR1 FR2 में होते हैं। अच्छा, जिनसे ये नहीं हुआ, चार 4,000 यूनिट्स बनाए 4 घंटे के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे? 16,000। 16,000 और 200 रुपये रेट। एक्चुअली कितने घंटे लगे? 14,800 और 200 रुपये रेट। ये हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअली लगे 14,800, 200 रुपये रेट, और 14,800 पे एक्चुअली क्या रेट लगा? स्टैंडर्ड से 2.5% कम। किसका 2.5%? देन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड 100 है। लोअर देन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड 100 है, यानी इसका 2.5% कम कर लें तो 195 रुपये बनता है। 195। हाँ जी, वेरिएंस आसान है, हैं? केस 2 क्या होगा? ये बराबर नहीं है, जबरदस्त, देखा, आसान है। अगर आवर्स वर्कड और आवर्स पेड बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आइडल टाइम है। हो सकता है आपको आवर्स वर्कड और पेड दोनों बताए हों, उनको देख के पता चल जाएगा बराबर नहीं है, या फिर आपको वैसे आइडल आवर्स बता दिए हो तो पता चल जाएगा कि आइडल आवर्स नहीं है, कि वर्कड और पेड बराबर नहीं है। लेकिन इनमें आगे फिर दो केसेस हैं। तो पहले ए, केस 2 ए और बी ये हैं कि अगर तो ये टाइम जाया होता ही होता है। अच्छा, मैं ना जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, मुझे वो मिसाल याद आ जाती है, मैं हर दफ़ा ये मिसाल देता हूँ। तो आप में से जिन लोगों ने मुझे लास्ट टाइम भी कॉस्ट पढ़ी थी, यही मिसाल सुनी होगी मुझसे, मुझे हर दफ़ा बात याद आ जाती है। मेरा छोटा भाई ना, वो ड्राइंग्स बहुत करता है, स्केचिंग बहुत अच्छी करता है। जब बिल्कुल छोटा सा था वो, तो तभी से ड्राइंग करने का शौक था उसको। वो ना गिरता रहता था, बिस्तर पे था, छोटे बच्चे नहीं, जैसे अम्मा छोड़ के किचन में गई, वो लुढ़क के नीचे गिर गया, तो वो इस तरह गिरता रहता था। टक्करें लग गई, चलते चलते दीवार पे टक्कर लग गई, नीचे गिरा, सर पे टक्कर लग गई। उसके हर वक्त ना, ऑन एन एवरेज हर वक्त उसके इधर कहीं ना कहीं गोमड़ा बना होता था। गोमड़ा होता है जो जरा फूल जाता है। अब उसको इतनी चोटें लगती थी और उसके चेहरे पे हर वक्त गोमड़ा रहता था कि उसको लगता था कि जो गोमड़ा ये चेहरे का हिस्सा है। तो वो जब शक्लें बनाता था तो उनमें गोमड़ा भी बनाता था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद चेहरे का हिस्सा है। तो अगर आर्स जाया होते ही होते हैं तो बिजनेस वाले क्या करेंगे कि वो स्टैंडर्ड बनाते हुए समझ लेंगे आर्स ने तो जाया होना ही है, ये तो हिस्सा है काम का। अगर हमने वर्कर से 4 घंटे काम लेना है तो लाइट की वजह से आधा घंटा जाया होना ही होना है, तो वो इस चीज को स्टैंडर्ड के अंदर ही बिल्ड इन कर लेंगे। अगर आइडल आर्स होना इतना नॉर्मल है कि ये होता ही होता है तो उसको स्टैंडर्ड का हिस्सा ही बना लिया जाएगा। ये बी है, और ए ये है कि नहीं, होते नहीं थे, बस इस दफा हो गए, तो फिर स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनाया होगा। तो ये देखें अगले पेज पे, ए और बी।
बारिश होगी, कारें कट गई, एक दिन पूरा लाइट हुई, ये एक ही कैसी दिन सही। तो अगले पेज पे देखिए केस 2 ए और बी। तो ए और बी की हेडिंग देखिए मैंने क्या बनाई हुई है। ए बनाया हुआ है कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, और बी बनाया हुआ है कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है। पहले देखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, पहले ये देखते हैं। सर ऐसा तो हो सकता है कि एक जो स्टैंडर्ड का हिस्सा है और जो नहीं है वो भी हो गया। क्या मतलब? नॉर्मली सर मतलब देखो, आवर्स पूरे नहीं जितना हमने स्टैंडर्ड में हिस्सा रखा था, हाँ। असल में ज्यादा टाइम हो गया जाया। हाँ, तो ये बी में पढ़ेंगे ना जाके। पहले ए बता रहा हूं। ए ये है कि आइडल टाइम का होना नॉर्मल नहीं था और ये स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। ये ए है कि ये स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि 3 घंटे लगने चाहिए 40 रुपए पर आवर पे, और एक्चुअल ये हुआ कि यूनिट्स बनाए हमने 5000, आवर्स जो पे किए गए यानी जितने घंटों के पैसे दिए गए वो 16,800 थे, जबकि जितने घंटे काम हुआ वो 16,200 थे। कितने घंटे जाए हुए? 600 घंटे जाए हुए। और जो एक्चुअल लेबर का रेट मिला हमें वो मिला 45 पर आवर। ये डेटा है। अब इससे मैं फार्मूले बना के देता हूं। फार्मूले बना के देता हूं। अच्छा, इससे पिछले पहले पेज पे आइए। एक ऐसी बस छोटी सी चीज दिखा रहा हूं, ऐसी एक्स्ट्रा सी चीज बता रहा हूं बस एक। पेज 1 के एंड पे आ जाए चलें। लेबर रेट वेरिएंस का जो फार्मूला लिखा हुआ है पेज 1 का एंड, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फार्मूला लिखा हुआ है, इनको इसी शक्ल में यानी एस आर इंटू ए एच माइनस ए आर इंटू ए एच, और इसी तरह एस आर इंटू एस एच माइनस एस आर इंटू ए एच, इन दोनों फार्मूलों को ऐड करें, देखें क्या कटता कटाता है। इनकी इन्हीं शक्लों को ऐड कर दें, देखें कुछ कैंसिल होता है एक दूसरे से। क्या? एस आर इंटू ए एच एक में प्लस वाला आ रहा है और दूसरे में एस आर इंटू एच माइनस वाला आ रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा? एस आर इंटू ए एच और दूसरा एस आर इंटू एस एच माइनस, तो ये वही चीज है जो ऊपर लेबर कॉस्ट वेरिएंस है।
तो रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को मिलाते हैं तो कट कटा के वही चीज बच जाती है जो ऊपर कॉस्ट वेरिएंस है। तो इसीलिए कहा था कि रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को सम करें तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा। ऐसी एक एक्स्ट्रा बात बताइए। चलें इस सवाल पे आते हैं। लेबर कॉस्ट निकालता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने 4000 यूनिट्स, नहीं किधर गया वो, उधर हमने 5000 यूनिट्स बनाए, कितने घंटे लगने चाहिए थे? 15000। 1 घंटे का रेट क्या होना चाहिए था? 40। यार इधर कैमरा लाए थे ना, इधर जरा लाना, ये सारा फ्रेम में करके है, अच्छी सी फोटो बना के। आ गया ये फ्रेम में? अच्छा, अब इसको पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलें इधर आ जाए। 15000 घंटे लगने चाहिए थे, 40 रुपए वाला। अच्छा, लेबर कॉस्ट से क्या मुराद है? हमने लेबर को जितने पैसे दिए या जितने घंटे उन्होंने काम किया? हमें कॉस्ट क्या करेगा लेबर? जितने हमने पैसे दिए। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? जितने घंटों के पैसे दिए इनटू जितने पैसे दिए। तो हमने कितने घंटों के पैसे दिए? 16800 के 16200? 16800। और क्या रेट दिया? 45। तो 156 एडवर्स वेरिएंस आ गया। अब इस 156 को तोड़ते हैं, देखते हैं कि वजह क्या बनी। एक तो एफिशिएंसी वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, अब जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस लेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस, तो उसमें एक्चुअल आवर्स कौन से लेने चाहिए? वर्क या पेड? वर्क या पेड? वर्क। क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब है कि लेबर ने जो काम किया वो सुस्ती से किया कि चुस्ती से किया, तो उसमें आवर्स वर्क लेने चाहिए। तो यहां पर आएंगे आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए थे? 15000, 40 रुपए वाला। एक्चुअली कितने घंटे लगे काम के? 16200 इंटू 40 रुपए। यहां पर मैं स्टैंडर्ड क्यों ले रहा होता हूं रेट? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि काम में क्या फर्क पड़ा। रेट की चेंज फिलहाल इग्नोर करें, काम में क्या मसला आया, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेट ले रहा होता हूं। क्या आंसर आया पहले का? 6 लाख। दूसरे का? अड़तालीस हजार हमें काम की सुस्ती की वजह से मार पड़ी। रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस क्या होता है कि हमने जितना रेट सोचा था और जितना रेट हमें पड़ा। अच्छा, अब हमें एक्चुअली जो रेट पड़ा 45 रुपए, वो कितने आवर्स पे पड़ा? 16800 पे कि 16200 पे? 16800 पे। इसका मतलब रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स कौन से आएंगे? पेड।
16,800 पे 40 रुपए के हिसाब से पैसे जाने चाहिए थे, 16,800 पे 45 के हिसाब से पैसे चले गए जी। 672 इन दोनों को ऐड करें 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 ऐड करें। 132 156 नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करें तो 156 नहीं आ रहा। अभी जो मैंने पिछले पेज पे काम करवाया था कि दोनों को काट के देखें, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरी को ऐड करें तो कट कटा के कॉस्ट वेरिएंस रह जाता है। इसके साथ इस लूप करके देखें, कटता नहीं, कट रहा। यहां पेड है वहां वर्कड है। तो यहां पर 156 का एक और ब्रेकअप आएगा, उसको कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। और इसका फार्मूला है कि आइडल टाइम कितना था। इसका फार्मूला है कि जितना हमने काम किया, एक्चुअल आवर्स वर्कड, और जितने एक्चुअल आवर्स पेड हैं। इसमें आप बेशक, क्योंकि इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बेशक इसमें कॉमन ले लें, कोई मसला नहीं। नहीं कॉमन लेना तो जैसे पहले करा रहा हूं, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेकिन इसमें खैर है, इसमें कॉमन लेके चलेगा, क्योंकि ये एक बड़ी डिफरेंट चीज है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। अच्छा ये क्या है, ये क्या नाम दे इसको, क्या चीज है ये, क्या निकलेगा इससे, ये डिफरेंस क्या चीज होगी, ये क्या नाम रखा है इनका? आइडल आवर्स हैं, ये आइडल आवर्स हैं, ये आइडल आवर्स हैं। हो सकता है आपको दिए हों, यानी ये माइनस करने की जरूरत ना हो सकता है आपको गिवन हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 600 इंटू 40, कितना? 24,000। पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वर्ड पीछे रखा है, ये नेगेटिव ही आना है। अच्छा अब इसको 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 ऐड करें, अब बन गया 156। पेड से कैसे भाई, जितने घंटों के हम उनको पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, कह रहे हो आप? क्यों? प्रोडक्शन वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर, सर्विस प्रोवाइडर नहीं, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन वर्कर की बात हो रही है। तो अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस। तो पेज 2 के टॉप पे देख लें, यही फार्मूले लिखे हैं। लेबर 2 के टॉप पे केस 2A यही 4 फार्मूले लिखे हैं।
हाँ जी, नोटेड। हम्म। नोटेड। अच्छा, इसका भी एक सवाल कर लेते हैं, और इसके सवाल में मैं पिछला डाटा यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसा कर लें कि चल ये ले, ये सवाल अभी जो पहले किया था ना आपने, उसी में मैंने चेंज कर दी है। एक वर्ड अब 14,100 कर दिए हैं और पेड 14,800 कर दिए हैं। करें, ये चारों वेरिएंस निकालें।
अभी कितनी देर लगेगी? डन। अच्छा जी, आंसर मिला लेते हैं। रेट वेरिएंस 74,000, इतना ही है। पिछले सवाल में कितना था जब यही सवाल मैंने केस 1 का बना के कराया था? है ये वाला नहीं, अभी ये सवाल जो मैंने चेंज किया है, पहले केस 1 में ये लिखा था ना। सेवेंटी फोर था ना, क्यों सेम क्यों आया? तो उसी जैसा क्यों आया? सेम क्यों आया? हाँ, क्योंकि मैंने डाटा सेम रखा है, क्योंकि मैंने डाटा सेम रखा है, तो रेट वेरिएंस इसलिए इसमें और पिछले सवाल में सेम आया। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ रहा है? 380,000 पॉजिटिव, और वो आइडल टाइम वेरिएंस 140,000 नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करें, 380 और 140 नेगेटिव को, 380 और 140 को 240 रह जाएगा ना। तो उस सवाल में कितना था एफिशिएंसी? 240 था ना। तो मैंने सेम डाटा सिर्फ इसलिए लिया था कि ये जो आइडल टाइम वेरिएंस है ना, ये असल में एफिशिएंसी को और बेहतर करने के लिए, यानी पहले क्या हो रहा था, केस 1 का जब यही सवाल मैंने बना के कराया था तो उसमें हमने गौर नहीं किया था कितना टाइम जाया हो रहा है, तो हमें लगा था कि 14,800 घंटों के पैसे दिए हैं, बस 14,800 घंटे ही काम किया होगा। अब ये सुस्ती शुमार हो रहा था कि 14,800 घंटे लगा दिए, लेकिन जब डिटेल पता चली तो पता ये चला कि नहीं, काम उन्होंने 14,100 घंटे में किया है, 700 घंटे तो बेचारे काम ही नहीं कर सके थे। तो हमारे पास ज्यादा बेहतर पिक्चर आ गई लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की। पहले क्या हो रहा था, पहले लग रहा था कि वो काम ही सुस्ती से कर रहे हैं, लेकिन अब वो सुस्ती अलग पता चल गई, नहीं काम ये था, टाइम जाया होना ये था। तो आइडल टाइम का रिकॉर्ड रख लेने से हमें बेहतर एफिशिएंसी वेरिएंस पता चल जाएगा, हमें ज्यादा बेहतर पता चल गया। खैर, अगर आइडल टाइम का रिकॉर्ड है तो ये वेरिएंसेस हैं, आइडल टाइम का रिकॉर्ड नहीं है तो केस 1। अब केस 2 के बी पे आते हैं। केस 2 का बी, चलें इसी को मैं बना लेता हूं। ये केस 2 का बी समझाने लगा हूं। बी क्या है कि आइडल टाइम चूंकि नॉर्मल है तो वो स्टैंडर्ड का हिस्सा बना के रखा हुआ। अच्छा, वो कैसे बनाए हुए देखें, ऐसे बनाए हुए कि जो हमारा स्टैंडर्ड कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कि हमें 1 यूनिट अगर बनाना है तो काम करना होगा 3 घंटे, 1 घंटा 80 रुपए का है, और 3 घंटे काम लेने के लिए लाइट की वजह से आधा घंटा जाया होता ही होता है। यानी हमें अगर 1 यूनिट बनवाना है तो हमें 3.5 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। ये हमने स्टैंडर्ड रख लिया। स्टैंडर्ड दोबारा सुनिए, हमने स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है, हमें पता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 3.5 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आधा घंटा जाया होना ही होना है और उनसे काम सिर्फ हम 3 घंटे ले पा रहे होंगे। अब ये स्टैंडर्ड का हिस्सा बन गया। एक्चुअल डाटा ये है कि एक्चुअली हमने 4,000 यूनिट्स बनाए,
एक्चुअली जो घंटों के पैसे दिए गए वो दिए गए 15,800 और जो काम हुआ वो 12,300 हुआ। और जो लेबर एक्चुअली हायर हुई वो 88 रुपये पर आवर पे हायर हुई। चले अब इससे मैं आपको ये फार्मूले बना के देता हूँ। चले फार्मूले बनाते हैं। यार इसका फोटो सेशन करना जरा। मैं ठीक आ रहा हूँ? चलें अब आप पॉज करना चाहें तो कर लीजिएगा। इधर आते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितने यूनिट्स बने? 4,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटों के पैसे देने पड़ने थे? 3.5 ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी फिर 3.5 के हिसाब से निकलेगी। तो एक यूनिट के लिए अगर 3.5 घंटे तो 4,000 यूनिट्स के लिए कितने घंटों के पैसे देने बनते? कैसे? 4,000 इंटू 3.5 कितना? 40। और एक घंटा 80 रुपए पे होना चाहिए था, जबकि हमने एक्चुअली कितने घंटों के पैसे दिए? 15,800 और 88 पे दिए। तेरह 90 400। तो कितना एडवर्स वेरिएंस आया? 70 नेगेटिव। अब इसको इन 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। रेट वेरिएंस निकालता हूं पहले, ये आसान है। रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स पेड इस्तेमाल होना चाहिए ना। ठीक है, एक्चुअल आवर्स पेड इस्तेमाल होने चाहिए। एक्चुअली हमने पैसे दिए 15,800 घंटों के, देने चाहिए थे 80 रुपए, जबकि देने पड़ गए 88 रुपए। इसका 1 2 और इसका 1390 400। 126 400। पॉजिटिव नेगेटिव? एफिशिएंसी वेरिएंस पे आते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? एफिशिएंसी कितने घंटे काम हुआ और कितने घंटे के पैसे देने चाहिए थे। कितने घंटे काम होना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड आवर्स भी वर्कड वाले, स्टैंडर्ड आवर्स भी देखें 3 है। अब तो
तो एफिशिएंसी वेरिएंस लेना है तो स्टैंडर्ड आवर्स भी वर्कड वाले कि कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे काम हुआ, और रेट स्टैंडर्ड वाला कितने घंटे काम होना चाहिए था। 1 घंटे के लिए, 1 यूनिट के लिए 3 घंटे, तो 4,000 के लिए 12,000 इंटू 80 रुपए, जबकि एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ, 12,300, 80 रुपए। ये ऊपर वाला 960,000, एडवर्स। अच्छा, अब ये फार्मूला पीछे देख के नहीं, ज़बानी। एफिशिएंसी क्या है, कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे काम हुआ। आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे काम हुआ, स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, कितने घंटे आइडल होना चाहिए था और एक्चुअली कितने घंटे आइडल हुआ। स्टैंडर्ड आर आइडल और एक्चुअल आवर्स आइडल। आसान है लगता है वेरिएंस, नहीं आसान नहीं है, ये बात नहीं समझ आई क्या। स्टैंडर्ड आवर्स आइडल कैसे निकालें, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे जाया होने चाहिए थे, आधा घंटा, तो 4,000 बनाने के लिए 2,000 घंटे, जबकि एक्चुअली कितने घंटे जाया हुए, इन तीनों को ऐड करें। नहीं आ रहा इतना, ये केस 2B है और लेबर वेरिएंस खत्म। तो ये पेज 2 के ऊपर लेबर वाला पूरा पढ़ लें। ये मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए, समझा दिए, और ये डब्बे के अंदर मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि SH पेड क्या है, SH आइडल क्या है और SH वर्ट क्या है। नहीं, पर लिखा हुआ ना मैंने बी है क्या, वो मैंने बी लिखा है ना, ये बी, वो मैंने एक्चुअली जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो मैंने चूंकि जिक्र करना है इसलिए लिख रहा हूँ, वरना तो नोट्स में लिखा हुआ है सब। ये नोट्स इसलिए तो दिए हैं, ये फार्मूले जो मैं यहाँ बता रहा होता हूँ, ये समझा रहा होता हूँ, जबानी समझाऊंगा तो कैसे चलेगा, इसलिए लिख के समझाता हूँ। अदरवाइज लिखे तो मेरे नोट्स पे हुए सारे, इसीलिए तो नोट्स नहीं है ताकि आप लिखने में अगर कोई हेर फेर करें तो बर्बाद ना कर दें सारा फार्मूला, इसलिए नोट्स नहीं है आपको।
हाँ जी, यहाँ तक ठीक है ना सब? चल सही है। बस ये फार्मूले आपने याद रखने हैं क्योंकि सवाल मुश्किल हैं आगे, एग्जाम क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं इसके, और स्टूडेंट डबल मुश्किल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फार्मूले याद ही नहीं करते। अब जब सवाल करने लगते हैं, सवाल की मुश्किल अपनी जगह, और चूंकि फार्मूले ही याद नहीं होते तो वो मुश्किल में इजाफा हो जाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम एग्जाम, अभी शुरू में तो मैंने आपको सारे फार्मूले सिखा के आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जबकि इसके एग्जाम में टफ क्वेश्चंस होते हैं। और टफ क्वेश्चंस इसलिए टफ होते हैं क्योंकि ये जो मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बातें बताई हैं, ये इतनी सीधी सीधी बताई नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना कि एक्चुअल आर्स इतने लगे, एक्चुअल रेट ये था, एग्जाम में इतना सीधा सीधा नहीं लिखा होता। एग्जाम क्वेश्चन में इसको मुश्किल तरीके से बनाया होता है। आपको एक्चुअल आर्स भी मुश्किल करके निकालने पड़ते हैं, फिर एक्चुअल रेट भी अजीब अजीब सा होता है, मटेरियल की कॉस्ट मुश्किल से निकलती है। वो जो मुश्किलें बजटिंग में फेस की है ना, वो कुछ कुछ मुश्किलें यहाँ भी आएंगी। जैसे बजट के अंदर मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे थे, इतना लॉस होता था पहले, अब इतना लॉस होगा, इस तरह के मसले आएंगे इसमें। उतना मुश्किल नहीं है बजटिंग जितना वेरिएंस मुश्किल नहीं है, वेरिएंस बजटिंग से आसान है। लेकिन अगर आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, इसलिए फार्मूले याद करने, अभी से करने। फिजिकल क्लास होती तो मैं आपसे फार्मूले सुन भी लेता, लेकिन अब मैं कैमरा पार कैसे सुनूं फार्मूले। चलें, इसका एक सवाल कराइएगा होमवर्क, इसको 100 रुपये कर देते हैं। ये होमवर्क कराइएगा और 5000 5000 और एक्चुअल आवर्स पेड 17900 और जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं 10% more than standard। अच्छा, 10% मोर देन स्टैंडर्ड किससे 10% ज्यादा? ये वर्क से, क्योंकि वर्क वर्क से ही कंपेयर्ड है ना। और जो एक्चुअल रेट है वो है 15% हायर देन स्टैंडर्ड। सवालों में ना एग्जाम के इस तरह के मसले भी होंगे, ये जो मैंने बादशाह से डालने शुरू कर दिए कि आपको एक्चुअल जरा मुश्किल से कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा। लेकिन डरा नहीं रहा आपको, मैं बस ये चाह रहा हूं कि हम जब मुश्किल एग्जाम क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको फार्मूले भूले हुए ना, फार्मूले याद हो। आपको फार्मूले भूले होंगे तो सवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। अच्छा, ए और बी में फर्क कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड का हिस्सा आइडल है या नहीं है? स्टैंडर्ड कार्ड से नजर आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड कार्ड में है इसका मतलब स्टैंडर्ड का हिस्सा है, नहीं है तो नहीं है। चलें, ये करके आइएगा, ये होमवर्क है। तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मजलिस में यानी जिस गैदरिंग के अंदर लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते
और ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह होगी। फिर अगर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे और चाहे तो बख्श दे। दोबारा, जिस मजलिस में यानी जिस गैदरिंग के अंदर लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ना ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह होंगी। फिर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे और चाहे तो बख्श दे। तो अपनी जितनी फैमिली, सोशल, फ्रेंड्स की गैदरिंग्स हैं, उन पे एक नज़र ज़रूर डालिएगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।